आपकी आवाज में आज बात चुनाव और चीन की। देश में इस वक्त सियासत के सेंटर में सिर्फ चीन की चर्चा है। सीमा पर चीनी सैनिकों से खूनी संघर्ष और हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद देश भर में चीन के खिलाफ बहुत गुस्सा है और देश की सियासत जनता के इसी गुस्से को भुनाने की हर कोशिश कर रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर देश की सीमाओं की रक्षा न कर पाने के आरोप लगा रही है, तो फाउंडेशन को फंड के नाम पर अब बीजेपी कांग्रेस आला कमान को रोज नए सवालों के साथ कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि एमपी की सियासत में भी चीन की एंट्री हो गई है। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ को बीजेपी निशाने पर ले रही है और इसे उपचुनाव में भुनाने की तैयारी हो रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। एमपी में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब चीन की एंट्री हो गई है। जी हां, चीनी सैनिकों की घुसपैठ और 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ जनता में जो गुस्सा देखा जा रहा है, सियासत उसी गुस्से को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी फंड के आरोपों के बाद अब बीजेपी के निशाने पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ हैं। एक दिन पहले बीजेपी ने तब के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ पर चीन की मदद करने और उसके बदले कांग्रेस को पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए और कमलनाथ को चीनी एजेंट करार दे दिया। तो आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि रविवार को पूरे एमपी में बीजेपी कार्यकर्ता कमलनाथ के खिलाफ विरोध करेंगे। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। चीन के दलाल कमलनाथ देश के गद्दार, और इसको लेकर के कमलनाथ के पुतले दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। यानी बीजेपी कमलनाथ पर हमलावर है और ये हमला इसलिए और जोरों से बोला जा रहा है क्योंकि एमपी में सामने उपचुनाव हैं, तो कमलनाथ कांग्रेस के कप्तान। कमलनाथ पर हुए हमले के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी और सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की बौखलाहट से अंदाजा हो रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस जीत रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 24 जो उपचुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस का इस समय सबसे बड़ा चेहरा है कमलनाथ जी। सवाल ये है, क्या इन आरोपों के जरिए बीजेपी कमलनाथ की उस साफ सुथरी छवि पर निशाना साधना चाहती है जिसको लेकर अब तक कांग्रेस और खुद कमलनाथ जनता से वोट मांगते आए? सवाल ये है, इतने गंभीर आरोपों का अब कमलनाथ कब जवाब देंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये, इन आरोपों का उपचुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, लेकिन इस मामले पर साथ ही साथ दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी के औद्योगिक घरानों के साथ संबंध है जिनमें चीन का भारी निवेश है। नरेंद्र मोदी जी के निजी तौर पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ जो संबंध है और उनमें चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, जो गुजरात में चाइना के बड़े बड़े कॉरपोरेट ने कारखाने डाले हुए हैं, उनके साथ जो इनका गठबंधन है। और यही नहीं है, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और विधायक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनका गठबंधन लिखा हुआ है और वहाँ डेलीगेशन गया था और उनके साथ समझौता हुआ है। तो चुनाव से पहले चीन की एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई है, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। आप आरोपी यही खेल चल रहा है और इस वक्त खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के सीनियर विधायक गोपाल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के सीनियर विधायक, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज चर्चा हरीश जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। हरीश जी, यूं तो मध्य प्रदेश उपचुनाव और चीन का कोई सीधा ताल्लुक है नहीं, लेकिन सियासत इसीलिए पहचानी जाती है और यही सियासत की ट्रिक है कि आप उपचुनावों से पहले कहीं का भी मुद्दा कहीं से भी जोड़ लीजिए
और चुनाव को सीधा उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए। एक कहावत मुझे याद आती है, शिवराज सिंह चौहान हमेशा उसको दोहराते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वो इसे दोहराते हैं। वाकई आपको लगता है कि उपचुनाव को ये चीन का मुद्दा अफेक्ट करेगा? देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात जो देखने वाली बात है, 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही, तो बड़े मुद्दे जिसे उपचुनाव में कहा जाए, मुद्दे बहुत सारे हैं, पर बड़ा मुद्दा जिसे कहा जाए, जिसे सार्वभौमिक रूप से हर विधानसभा पे लागू किया जाए, कि वो चीन का मुद्दा जोड़ते हैं। इसीलिए कमलनाथ जी पे अटैक करो, बड़ा चेहरा है। सवाल यह है कि जो मुखिया है वो गिर जाएगा तो बाकी लोग बिखर जाएंगे। कांग्रेस में कमलनाथ के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं है। अगर सेकंड लाइन पर के सज्जन वर्मा जी हैं, बाकी और देखें तो नीचे और जाके स्थिति गड़बड़ है। तो बड़े चेहरों घेर लो आप, तो फिर सब कुछ गिर जाएगा। दिग्विजय सिंह जी अभी पिक्चर से बाहर हैं, सामने कमलनाथ जी है मेन चेहरा। उनको अगर घेर लिया और इनका साथ रिलेशन चीन का कर दिया, जैसे उनके भतीजे पर आरोप लग रहा है, या चीन पे जो कमर्शियल जब वाणिज्यकर मंत्री रहे थे तब वो राजीव गांधी फाउंडेशन से जोड़ा जा रहा है। बस सालों पुराना मामला आज निकल के आ रहा है उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं भाजपा की बड़ी रणनीति और जंग और चुनाव में कहते हैं ना, राजनीति में सब कुछ जायज है, तो उसी के फार्मूले के तहत एक आक्रमण हो रहा है। और इसको बड़ा प्री प्लान तरीके, जैसे भाजपा जो मैनेजमेंट करती है, भाजपा का प्रबंधन है, चुनाव प्रबंधन सबसे जबरदस्त रहता है। और कल से इस तरह का देखने को मिलेगा। अचानक पूरा मध्य प्रदेश ऐसा हो जाएगा जिसमें कमलनाथ एकदम दिखेंगे चाइना के प्रेमी और देश विद्रोही या दलाल टाइप के, ऐसी छवि दिखेगी आपको। पूरे तरह आंदोलन होंगे। बाकायदा भाजपा मुख्यालय से आदेश जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि आपको तख्ती पे ये लिखना है, आपको नारे ये लगाना है। बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। तो उपचुनाव की तैयारी है। भाजपा उपचुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। उपचुनाव में जाना है, उसकी रणनीति का पहला कदम है। पहला कदम है राजा को घेर लो, तो बाकी प्यादे और मोहरे वजीर तो अपने आप गिर जाएंगे। राजा अगर कटघरे में आ गया तो बाकी चुनाव में फतेह करना आसान हो जाएगी। चूंकि जो 15 महीने के कार्यकाल में तो कमलनाथ सरकार पर आरोप लगे कि तबादला उद्योग, कमलनाथ पे सरकार पर आरोप भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए मामले लाना पड़ेंगे, नहीं ला पाए। लेकिन कांग्रेस के पास 15 साल के मामले हैं। चूंकि लंबा समय होगा 15 साल, तो जाहिर तौर पे कई ऐसे मामले होते हैं जो सामने आ सकते हैं जो कांग्रेस दिखाएगी। अब बंटाधार का मुद्दा एक बार बार रहता था भाजपा के पास, लेकिन 2003 का बार बार वो दिग्विजय बंटाधार, तो चेहरा कमलनाथ ने बड़े समझदारी के साथ में दिग्विजय को पीछे कर दिया। दिग्विजय सिंह का चेहरा आगे नहीं है, तो बंटाधार वाला मुद्दा नहीं चल सकता। तो अब कमलनाथ अकेले राजा हैं, खुले तौर पे घोषित राजा हैं। तो अब ऐसे में राजा को घेरने की तैयारी है। और इसका चीन का बड़ा मामला मिल गया है। चीन पर जो कांग्रेस ने जो अटैक किए थे प्रधानमंत्री मोदी पर, तो उसके साथ लिंक करके आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ऐलान है, जो कमलनाथ के खिलाफ जो जंग करते हैं शंखनाद, ये दिल्ली से हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से बोल रहे हैं। संवाद कार्यक्रम में कमलनाथ को सीधा घेर रहे हैं और फिर प्रदेश इकाई भी कमलनाथ पर हावी हो गई। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। गोपाल भार्गव जी भी हमारे साथ हैं और सज्जन सिंह वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। पहले सज्जन जी आपके पास आ रहा हूं। गजब इत्तेफाक है सज्जन जी कि चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं, 20 हमारे जवान शहीद होते हैं। उसके बाद फाउंडेशन को फंड का मामला अचानक सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई 10 दिन में राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड मिला, या मिला भी नहीं मिला, वो आप बताइए, आंकड़े जो भी हैं। गजब इत्तेफाक है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है 24 सीटों पर, जो सत्ता का चेहरा साबित करेंगे। तो उसके बाद कमलनाथ का वाणिज्य मंत्री रहते हुए किस दौर की बात आ रही है, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि आयात शुल्क कम कर दिया गया। और कल के लिए तैयार रहिए, सुना है जगह जगह कमलनाथ जी के पुतले फूके जाने हैं। आसिफ भाई, ये लूले लंगड़े अंधे बहरे लोग हैं। भैया 6 साल हो गए तुम्हारी सरकार को केंद्र में, अभी क्यों याद आ रहा भैया? प्रभात झा साहब, गोपाल भैया, इसलिए याद आ रहा है कि देश की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं। आज तक राहुल गांधी के उन प्रश्नों का जवाब कि मेरे 20 सैनिक, मेरे देश के जवान भारत की सीमा में मारे गए कि चीन की सीमा में मारे गए, निहत्थे भेज दिए। शर्मसार है पूरा देश नरेंद्र मोदी के इस कृत्य से। आज तक जवान नहीं खुली है, अब आप 2005 में ले जा रहे हैं। शर्म आना जी प्रभात झा को और पूरी बीजेपी को। 2005 तुम्हारे नेताओं ने कितनी यात्रा करी है। गोपाल भाई, प्रभात झा जी झूला झूला रहे थे जिनपिंग को अहमदाबाद में। वाह यार, बड़ा जोरदार काम किया भाई। और
आपके मुख्यमंत्री सितंबर 2011 में चीन की यात्रा गए हाथ जोड़ने कि भैया कुछ निवेश ले आओ। फिर जून 2016 को 5 दिन की यात्रा बनाई कि चीन की फैक्ट्री हमारे यहाँ डाल दो साहब। अरे राम माधव गए 2019 में, क्यों गए भैया? अमित शाह अभी 2 साल पहले यात्रा करके आए चीन की, क्यों गए भैया? तुमसे बड़ा एजेंट अब मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े एजेंट है चीन के, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? ये झूठ के आधार पे बुना हुआ जाल जो प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने टिक नहीं सकता। एक बात आसिफ भाई और बता दूं, ये जब नरेंद्र मोदी बाबू अहमदाबाद में किसी को लाते हैं, मैं 1 मिनट बता, जब अहमदाबाद में अभी ट्रंप साहब को लाया था फरवरी में, पूरे देश में कोरोना फैल गया। जिनपिंग साहब को लाए, जिनपिंग साहब ने, चीन ने, उनकी सेना ने भारत पे हमला कर दिया। अरे छोटे छोटे देश तो तुमको आंख दिखा रहे हैं, नेपाल आंख दिखा रहा, भूटान आंख दिखा रहा, श्रीलंका आंख दिखा रहा, तुम्हारी अस्मिता बच्ची कहाँ है? बड़े छाती ठोक के 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की आवाज तो निकल नहीं रही है। जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, उपचुनाव से ऐन पहले प्रदेश अध्यक्ष पर जो इतने बड़े आरोप लगे, इसका जवाब कब दिया जाएगा? इन आरोपों का जवाब कब दिया जाएगा? जी देखिए, प्रदेश की जनता, ये चुनाव सितंबर में होंगे आसिफ भाई, 24 विधानसभा के, इस प्रदेश की जनता जवाब देगी। इन भाजपाइयों के मुंह पे कालिक पोतेगी 24 विधानसभा में। और आपको मैं बता दूं क्यों याद आता है इन्हें चुनाव के समय, राम मंदिर भी याद आ जाता है, मंदिर मस्जिद भी याद आ जाती है, सीए कानून भी याद आ जाता है, और ये अब आ गए कि 2000, अरे राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005 में चंदा लिया, वो याद आ गया। अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे पास गृह विभाग, जब भी किसी विदेशी एजेंसी से पैसा आता है किसी देश की ट्रस्ट को, गृह विभाग को पता रहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता रहता। और 2005 में आया था पैसा, आप उठा के देख लीजिए राजीव गांधी फाउंडेशन का। हमने 2005 में जो सुनामी आई थी उसमें इस फाउंडेशन से हमने पैसा दिया, देश के हित में काम किया। ये क्या मुंह लेके बात करेंगे बीजेपी वाले? ठीक, मैं लौट रहा हूं सज्जन जी आपके पास। गोपाल भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल भार्गव जी, गोपाल जी के पास भी मैं जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हरीश जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर हम गोपाल जी के पास जाएंगे। कुछ गोपाल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अब उनसे बात कर सकते हैं। गोपाल जी, सीधा आपके पास आ रहा हूं। 2005 का मुद्दा 2020 उपचुनाव में उठाया जा रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया, कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने आयात शुल्क घटा दिया। ये तो जानकारियां पहले भी थी, क्या वजह कि ऐन उपचुनाव से पहले इसको भुनाने की कोशिश है? हेलो जी गोपाल जी। देखिए, मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा 60वें दशक का है। 1962 में जब चीन के साथ में युद्ध हुआ था भारत का, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, कृष्णदेवराय एडवाइस मिनिस्टर थे, और चीन इस तरह से आगे बढ़ा। पहले नया काम बता दिया आसिफ भाई इन्होंने, ये और पीछे ले गए। यात्रा बहुत करते थे और नारा चला था उस समय, मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता जी, हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू जी ने नारा लगाया हिंदी चीनी भाई भाई, और जब से चल रहा है नेहरू जी के समय, गांधी के समय और सोनिया गांधी के समय तक चल रहा है। कुल मिला के इनका मेल मिलाप जो है पुराना, और हजारों। गोपाल जी, कुछ सिग्नल का दिक्कत है, लेकिन अगर कुछ आप मेरा सुन पाते सवाल तो मैं जरूर पूछता कि 62 में जो वो नारा चला, या 60 के दशक में जो नारा चला हिंदी चीनी भाई भाई, तो 2016 में फिर वो शिवराज जी का जो ट्वीट वायरल किया जा रहा है। हाँ गोपाल जी, आप सुन रहे हैं हमको? गोपाल जी, ट्वीट वायरल किया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है 2016 में शिवराज सिंह लिखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माफ कीजिए, चाइना और बीजेपी इज लाइक ब्रदर, भाई भाई।
मुझे इसमें नहीं लिखना कहना चाहता हूं कि कई राज्यों में सीपीआई सीपीएम के सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने सरकारें बनाई जी। केरल से लेके वेस्ट बंगाल से लेके अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने, बिहार से लेके, और मुझे उस समय याद है ये 20वीं सदी में उन्होंने सरकारें बनाई, सरकारें चलाई। वो पार्टी जो चीन के आइडियोलॉजी पे चलती थी, चीन की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी बनाई। बाद में ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, जवाब मिलेगा नहीं, आपके प्रश्नों का जवाब इन लोगों के पास है ही नहीं। मनमोहन सिंह जी ने और राजीव गांधी जी ने जो ग्लोबलाइजेशन की बात की, जो वैश्वीकरण की बात की, उन्होंने ही यही चीन को दरवाजे खोले, और दरवाजा खोलने के बाद सारे चाइनीज से यहाँ पर इंडस्ट्री आई। उन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे, और उसके बाद में गोपाल जी तो दरवाजे सिर्फ चीन के लिए थोड़ी खुले थे। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत सीनियर आप हैं। ग्लोबलाइजेशन में फिर वो पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोलते हैं। मैं गोपाल जी आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो ये कि उपचुनाव का मुद्दा, अगर आपके बगल की सुर्खी की सीट का उपचुनाव है तो उसमें अब ग्लोबलाइजेशन कब खुला, उसमें कौन सी आइडियोलॉजी के साथ कब केंद्र सरकार किसके साथ बना ली गई? क्योंकि आप जब विपक्ष में थे आपने कहा तबादला उद्योग जोरों पर है, आपने कहा घोटाले जोरों पर है। अब तक उन आंकड़ों पर अगर आप बात करेंगे तो आपको नहीं लगता ज्यादा रेलेवेंट होगा मध्य प्रदेश की जनता के हिसाब से, उपचुनाव के हिसाब से? देखिए, नहीं गोपाल जी मैं सुन रहा हूं, कुछ नहीं कटा, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यदि आज चीन ने जो पैसा दिया जी, आरजीएफ में जो फंड दिया राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसका कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में उपयोग किया, राजनीति को प्रदूषित करने में उपयोग किया। और 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन को सुनामी में दिया, सुनामी में पता लगा लो। सज्जन जी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और चीनी दूतावास से 2 अलग अलग डोनेटर्स ने ये डोनेट किया। मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि ये पैसा कैसा शुद्ध था, अशुद्ध था, किस कारण से पैसा कांग्रेस। गोपाल जी की कुछ तरफ से सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से गोपाल जी को हम देख तो पा रहे हैं, स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट करेगी कि ये पैसा किस खुशी में दिया गया राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए और कांग्रेस पार्टी के फंड में। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का, सज्जन जी आ रहा हूं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पुराना लगाव चीन के साथ में रहा है। जब हम लोग कहते थे कि चीन से जमीन छुड़ाओ, तो उस समय कहते थे नेहरू जी के वक्त में, मुझे याद है, वो कहते थे अरे इसमें क्या है, बर्फ जमी रहती है, पत्थर है, मिट्टी है, यहाँ वनस्पति भी नहीं होती, क्या जरूरत है, यहाँ पर कर लिया कब्जा तो कर लिया, इस तरह की भावना। और वो आज वही डीएनए है, जो 62 वाला डीएनए था वो आज ही चल रहा है चाइना का। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता यदि कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये कुछ भी नहीं है। और अब ये पर्दाफाश हो चुका है इसका, और पूरे देश में इसके खिलाफ नहीं। इसमें गोपाल जी की बातों से एक बात तो तय हो गया, वो ये कि उपचुनाव का इस चीन से कोई मुद्दा हो या ना हो, चीन का चुनाव से कोई लिंक हो ना हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, एक बड़े कैनवास पर जरूर कांग्रेस आला कमान को सीधा घेरने की तैयारी हो रही, फिर वो चाहे प्रदेश इकाई हो चाहे राष्ट्रीय इकाई हो। मैं सज्जन जी आपके पास आ रहा हूं। सज्जन जी देखिए, उपचुनाव से तो चीन को जोड़े कि ना जोड़े, उसका क्या असर उपचुनाव पर पड़ेगा वो तो एक अलग मसला है, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि विस्तारवादी नीति चीन की, उसके सामने आपने 62 से घुटने टेके और आज तक आप उनके किसी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उसकी इंस्टॉलमेंट आरजीएफ में आती थी। आसिफ भाई, 1962 का युद्ध आपको ही पता है, मुझे भी पता है। हमने दमदारी से, हमारी सेना ने चीन से युद्ध लड़ा। चीन जैसी विश्व में सबसे ज्यादा सेना यदि किसी के पास है, आधुनिक हथियार किसी के पास है, चीन के पास है। उसके बाद भी नेहरू जी ने कहा कि चाहे जो हो, यदि चीन हम पे दबाव डालेगा, हमारी सीमा में घुसेगा तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध लड़ा, पीठ तो नहीं दिखाई जैसा नरेंद्र मोदी साहब ने पीठ दिखाई। अभी डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब, जवाब दे नहीं रहे हैं कि भैया चीन की सीमा में मरे हमारे सैनिक,
कि भारत की सीमा में अभी तक आसिफ भाई मुंह खोला है क्या? नरेंद्र मोदी ने एक नकली वीडियो लाएंगे अभी कि हमने 50 सैनिक मारे चीन के, ये नकली वीडियो आने वाला है। तो ये यदि 24 चुनाव से डरे हुए नहीं है भाजपाई मध्य प्रदेश के, तो क्या है आसिफ भाई? 24 चुनाव है मध्य प्रदेश में, इनकी सरकार डामाडोल है, ये लोग मंत्रिमंडल बना नहीं पा रहे हैं। तो ये डाइवर्ट करना लोगों का ध्यान अपने मोदी से तो विपक्ष इससे पहले कि आपके कुछ पोल पट्टी खोले वो कहीं का विपक्ष हो, उसे ऐसे मसले पे उलझा दीजिए कि जहां राष्ट्रवाद आ जाए या जहां इतना बड़ा बात आ जाए, क्योंकि जाहिर बात है कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, चीन का मुद्दा आप जिसके साथ इस वक्त जोड़ना चाहेंगे जनता उससे कटेगी तो जरूर। अब बीजेपी कह रही कांग्रेस को फंड मिलता रहा, कांग्रेस कह रही बीजेपी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हमने बड़ी मजबूती से सीमाओं की सुरक्षा किया, अब हमको छोटे छोटे पड़ोसियां आग दिखा रहे हैं। लेकिन बात वही है, बात बराबर है कि उपचुनाव से इसका क्या ताल्लुक है। अगर कोई सांवेर का, अगर कोई ग्वालियर का या सुर्खी का कोई किसान अगर उसका चना नहीं बिक रहा, गेहूं नहीं बिक रहा, तो उसमें चीन आप उसको घुसाएंगे, कितना समझ में आएगा, ये जरा सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सज्जन जी, गोपाल जी, हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं